हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपका स्वागत है सॉल्यूशन चैप्टर के एक और लेक्चर में। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये पार्ट 6 हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पीछे देखिए हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर सके हैं। लास्ट लेक्चर में हम एज़ोट्रोपिक मिक्सचर वगैरह के बारे में हम बात किए थे, ठीक है। और उसके बाद से आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये कुछ बातें हो चुकी हैं। वेपर प्रेशर से रिलेटेड कुछ बातें हो चुकी हैं। कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड कुछ बातें हो चुकी हैं। तो आज हमारा क्या टर्न है कि आज हम डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक, देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले आपका इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थोड़ा बहुत आइडिया आपको वेपर प्रेशर वगैरह के बारे में होना चाहिए, तभी हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं अच्छे से। चलिए अब समझिए। देखिए, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्चुअल इसका मतलब होता है टुगेदर, साथ रहना किसी चीज़ को। लेकिन जब आप ऐसे ध्यान रखें, यहाँ पे कोलिगेटिव का मीनिंग ये है नंबर से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन इस वजह से क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन गैस की तरह या फिर एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, पानी ही पानी होगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सर डाइल्यूट सॉल्यूशन लेने की ज़रूरत क्या थी? देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन जब हम लेंगे तो कैलकुलेशन एक्यूरेट होगी। सर कैसे? क्योंकि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा, लगभग नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो कैसा बिहेव करने लगेगा? एक्ट लाइक अ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की तरह वो बिहेव करने लगेगा। देखिए, हम आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल की सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसके बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ कुछ बातें कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए कि एनसीईआरटी की बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है। Dilute solution containing non-volatile solute exhibited some special property which depend on the number of solute particle, not on the nature of solute known as a colligative property। देखिए, पहले तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक फील लीजिए। एक्चुअल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट के, जैसे जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं उन्हीं के बारे में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सॉलिड लिक्विड सिस्टम का अगर हम एग्जांपल ले लें तो जो सॉलिड लिक्विड में जो सॉल्यूट हुआ करते थे वो नॉन वोलेटाइल हुआ करते थे। उनका वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते थे, उनका वेपर नहीं बनता था। तो अब यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है कि उसका नेचर कैसा है। क्या बात क्लियर है? एक्चुअल में नेचर पे थोड़ा बहुत कोई चीज़ तब डिपेंड करती ना जब उसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है। जब डाइल्यूट सॉल्यूशन ले चुके हैं तो हर केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगभग नेग्लेजिबल, जीरो हो चुका है, क्योंकि वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्या बात क्लियर है? तो एक ही चीज़ पे ध्यान दीजिए, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अ सॉल्यूट पार्टिकल। बस ये काम की लाइन है। किस पे डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? सॉल्यूट के नंबर्स पे, ठीक है। देखिए अगली बात, देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सर अभी तो आप बोल रहे थे नहीं, वो नेचर ऑफ सॉल्यूट था, यहाँ नेचर ऑफ सॉल्वेंट है। क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट तो बहुत ज़्यादा होगा ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट तो खूब भर भर के होंगे। तो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। अब आइए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए, जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितने भी ये पॉइंट हैं, 5-6 जितने भी पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट्स को आप डिस्कस करेंगे। हर पॉइंट का एक ही मीनिंग है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। हर चीज़ का तो एक ही मतलब मैं कह रहा हूँ, मोल ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है तब भी तो नंबर ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान रखिए। चलिए देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल के ज़्यादा नंबर जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से, ठीक। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के नंबर पे, सब मॉलिक्यूल का नंबर कब? जब वो सॉल्यूशन में वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो,
यानी एक मॉलिक्यूल एक ही रहे, सोल्यूट का एक मॉलिक्यूल टूट के दो में ना हो जाए। जैसे आयन में 1 से 2 हो सकते हैं, 1 से 3 हो सकते हैं, कुछ ऐसे होता है। तो ये कब, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कब, सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस ऑफ अ सोल्यूट। देखिए अभी जो बातें मैं कर रहा था पीछे वही लाइन आ गई यहाँ पे। कब, जब सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जब सोल्यूशन किसका हो, इलेक्ट्रोलाइट का हो। फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। देखिए हर जगह आपको ये सोल्यूट का नंबर, सोल्यूट का नंबर, सोल्यूट का नंबर, हर जगह सोल्यूट का ही नंबर आ रहा है। क्या बात क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, मोल फ्रैक्शन किसका ज़्यादा होगा, जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसी के तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे। मोल फ्रैक्शन वगैरह बहुत सारी बातें डिटेल में पीछे वाले लेक्चर में हो चुकी है। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप वो वाला वीडियो जाके पीछे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप की होती हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव सबसे पहला है, एक्चुअल में देखिए ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया किसी सॉल्वेंट में, तो जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था उसमें कमी आ गई। तो जो वेपर प्रेशर में कमी आई उसके वजह से जो इफेक्ट आया उसी इफेक्ट को हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर, पहला पॉइंट है। 4 तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो सोल्यूशन के अब तक का जो पीछे वाला पार्ट पढ़े हैं ना, उनसे भी ज़्यादा अब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि एक्चुअल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में नीट में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बोर्ड में भी पूछा जा रहा है। तो इस वजह से आज का जो लेक्चर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं 4 टाइप की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इनके बारे में। नंबर 1 है रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर। सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट खुद ही एक कुछ ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट में और एलिवेशन, एलिवेशन मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना, और एलिवेशन होना उसमें। तो एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड से थोड़ा ज़्यादा होना। डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सपेक्टेड से कम होना। इन जनरल फ्रीजिंग पॉइंट लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है तो इसका और कम होना। बॉइलिंग पॉइंट हायर टेम्परेचर की तरफ होता है तो उसका और बढ़ना। और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। इन्हीं चारों चीज़ों के बारे में मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। चलिए आइए नंबर 1 डिस्कस करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर, ये इसके बारे में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट से उसका क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक्चुअल में जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप मिलाते हैं किसी सोल्यूशन में, जैसे कोई सोल्यूशन है इसमें नॉन वोलेटाइल जब आप सोल्यूट को मिला देते हैं तो ये कुछ सरफेस एरिया कवर कर लेता है जहाँ से वेपर प्रेशर कम बनता है। तो जब वेपर प्रेशर कम बनेगा तो उसके वजह से जो वेपर प्रेशर में कमी आएगी उसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर। चलिए अब आइए डिस्कस करते हैं इसको। व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ प्योर सॉल्वेंट देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज बिकॉज सम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल ऑक्युपाइज सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड, देयरफॉर अवेलेबल सरफेस आर फॉर वेपराइजेशन डिक्रीजेज, दैट्स वाई वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। यानी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाने से वेपर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि सरफेस एरिया ही कम हो जाता है, वेपर बनने के लिए एरिया ही कम मिलता है, जिससे प्योर सॉल्वेंट जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा था अब उतने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है, देखिए जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, तो वेपर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। देखिए इस फॉर्मूले से आप थोड़ा फेमिलियर होंगे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, पी नॉट ए ये सॉल्वेंट का है प्योर फॉर्म में, पी एस ये सोल्यूशन का है अपॉन पी नॉट ए। सर यहाँ पे पी नॉट ए कैसे ले लिए, यहाँ पे पी नॉट यस या फिर पी नॉट ए, उसके लिए कंडीशन थी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। तो देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए तो पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ से आज की स्टार्ट हुआ लेक्चर, देखिए यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये डाइल्यूट दिया हुआ है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन है ना, इसी वजह से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या ये मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, किसके मोल फ्रैक्शन,
सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन, वही तो लिखा हुआ है। अच्छा सर, समझ में आ गया। यानी ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जितने सॉल्यूट के पार्टिकल ऐड करते जाएंगे उतनी कमी आते जाएगी। क्या बात क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, एक्सपेक्टेड से बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना, इसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले देखिए हम बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं। एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, जब भी कोई एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए जिस टेम्परेचर पे, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये 1 एटमॉस्फेयर है, जो कि अभी हमारे आसपास एटमॉस्फेयर वातावरण का है, तो इसको हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जो कि हम इन जनरल पढ़ते रहते हैं। चलिए अब आइए देखिए, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर ले, तभी तो हम डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये छोटी छोटी बातें आप जानते हैं, लेकिन इसको थोड़ा एक टेक्निकल टर्म में समझ लीजिए। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, जो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। मान लेते हैं ये कोई लिक्विड है, अब एटमॉस्फेयर का भी तो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेयर का। अब इसके वजह से जो ये लिक्विड के वेपर प्रेशर बने, ये जो सरफेस पे लगा रहे हैं, अगर ये एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएंगे, तब उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल या सॉल्यूशन वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जब वो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वेपर में कन्वर्ट होने के बाद से वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अगर वो वेपर प्रेशर की वैल्यू उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, यानी उस एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो जिस टेम्परेचर पे वो इक्वल हुआ उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए देखिए एक्चुअल में हुआ क्या। अभी हम पढ़ के निकले कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। देयरफॉर सॉल्यूशन हैज टू बी हीटेड मोर टू मेक द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एक्सटर्नल वेपर प्रेशर। यानी कि जितना वेपर प्रेशर बनना चाहिए उतना बन नहीं रहा है, सॉरी, जितना वेपर बनना चाहिए उतना वेपर बन नहीं रहा है, जितना वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड था उससे कम आ रहा है, क्योंकि वेपर ही कम बन रहे हैं। तो अब आपको उतना ज़्यादा वेपर बनाने के लिए आपको और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, यही बोला जा रहा है। देयरफॉर सॉल्यूशन हैज टू बी हीटेड मोर, उस सॉल्यूशन को और ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, टू मेक द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एक्सटर्नल वेपर प्रेशर, ताकि वेपर प्रेशर खूब ज़्यादा बन सके, ताकि वो वेपर प्रेशर उस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो सके। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, अब उसको ज़्यादा मेहनत लग रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है। तो यही है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने का नतीजा, रिजल्ट। क्या बात क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। देखिए कितनी स्मार्टली लिखा हुआ है, एक जगह सॉल्यूशन लिखा हुआ है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा या ज़्यादा? ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें वेपर प्रेशर कम बनेंगे, तो ज़्यादा बनाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या आएगा? कम आएगा। क्या बात क्लियर है? ये सारा सॉल्यूशन जो बात कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा समझना है कि उस सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। चलिए अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो बॉइलिंग पॉइंट है उस सॉल्यूशन का, क्या वो ज़्यादा है? अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो ज़्यादा होगा। उसमें से अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस कर दें, घटा लें, तो जो आ गया वही एलिवेशन है, वही डेल्टा है, वही चेंज है। सॉल्यूशन का कुछ आया बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का कुछ बॉइलिंग पॉइंट आया, दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर लें, दोनों का डिफरेंस ले लें, तो जो डिफरेंस आएगा वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सॉरी, ये फॉर्मूला देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, डेल्टा टीबी, यानी ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो टीबी सॉल्यूशन का और टी नॉट भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए कितना ज़्यादा एलिवेशन होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना ज़्यादा वेपर प्रेशर में कमी आई है,
ये कैसे होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, जितना ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे अल्टीमेटली कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंक्रीज होगा? उसमें और सोल्यूट के पार्टिकल मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे, सोल्यूट का नंबर बढ़ाते जाएंगे, सरफेस एरिया और कवर करते जाएगा, उससे वेपर प्रेशर और कम बनेगा। तो इस वजह से आपको और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी जिससे कि वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर उसका वेपर प्रेशर हो सके। तो यही दिया हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलिलिटी ऑफ अ सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी के। क्या मोलिलिटी भी एक कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है? वही तो बात हो रहा है। अगर वो भी कॉन्सेंट, तो सर यहाँ मोलिलिटी नॉर्मेलिटी और भी तो कुछ ले सकते थे, सिर्फ मोलिलिटी क्यों लिए? क्योंकि मोलिलिटी आप पहले पढ़ रखे होंगे कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इसका टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप मोलिलिटी या फिर नॉर्मेलिटी लेते तो उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, तो वो टेम्परेचर के साथ वो भी वेरी करने लगता, लेकिन मोलिलिटी टेम्परेचर के साथ में वेरी नहीं करता। ये पीछे पढ़ाया जा चुका है कॉन्सेंट्रेशन वाले टॉपिक में, आई थिंक पहले या दूसरे लेक्चर में ये सारी बातें हुई हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया? मोलिलिटी के आ गया। तो अब इस मोलिलिटी को, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक इक्वल आएगा, इक्वल में एक कांस्टेंट आ जाएगा। इसको कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट एकदम से ध्यान ही रखिए, कई बार ऐसे नाम से ही दे देते हैं इसकी वैल्यू वगैरह केबी की, और मोलिलिटी आप क्वेश्चंस में मिल जाएगा आपको, तो डेल्टा टीबी वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इसमें डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और केबी के बारे में बात हो ही गया, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, और यम क्या है? मोलिलिटी है। ठीक है, अगर कुछ कंडीशन ले रहे हैं, कोई केस ले रहे हैं, अगर मोलिलिटी 1 हो जाएगी तो क्या केबी डेल्टा टीबी के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यही बोला जा रहा है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट एन 1 मोलल सोल्यूशन, यानी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मतलब 1 मोलल के लिए जो वो कांस्टेंट की वैल्यू होगी उसी के लिए हम बात करेंगे। वो किसके बराबर होगा? अगर m की वैल्यू 1 रख लें, मोलिलिटी की वैल्यू 1 रख लें, तो वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ही तो बराबर होगा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये देखिए एक दो फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं समझना है, अभी आप सिर्फ इसको याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए m है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, m क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए Kb इक्वल टू mRT बाई 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे वेपोराइजेशन। सेम यही फॉर्मूला होगा जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पे डेल्टा एच वेपोराइजेशन की जगह डेल्टा एच फ्यूजन आ जाएगा, और टी नॉट बी की जगह टी नॉट एफ आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट वाला। तो देखिए, और इसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले के बारे में अभी हम ऐसे देख लेते हैं। पहले देखिए, एक्चुअल में एल वी इक्वल टू डेल्टा एच बाई यम होता है। ठीक है, इसी से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो डेल्टा एच, देखिए डेल्टा एच बाई यम, अगर ये इसके नीचे होता तो डेल्टा एच बाई यम, तो नीचे में आ जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा यम बना दूं। हाँ ठीक है, अब देखिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, के बी इक्वल टू mRT स्क्वायर बाई 1000 इंटू डेल्टा एच। अगर ये के बी है तो यहाँ टी बी होगा और डेल्टा एच वेपोराइजेशन होगा। इसी तरीके से के बी इक्वल टू RT स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट ये इसी फॉर्मूले से आया है, इसी से ये आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक एक यूनिट को इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। यम है मोलल मास ऑफ सॉल्वेंट, आर है गैस कांस्टेंट, टी नॉट बी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, नॉट मतलब प्योर फॉर्म के लिए सॉल्वेंट का है, और डेल्टा एच वेपोराइजेशन एक हीट है या फिर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है पर मोल। ये सारी चीज़ें पर मोल के लिए डिफाइन होती हैं। अब देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा एच बाई एम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। यूनिट क्या होती है केबी की?
देखिए केबी को अभी यही फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, यहीं से हम निकाल लेंगे कि केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी बाई एम हो जाएगा। ये होता है डिग्री केजी पर मोल या फिर केल्विन केजी पर मोल होता है। अगर हम केबी की बात करें, देखिए ये एक इंफॉर्मेशन है, इसको याद कर लीजिए। जो ये देखिए कांस्टेंट था ना, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू मिनिमम होती है वाटर के लिए और मैक्सिमम होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए, CCl4 के लिए। जो केबी के वाटर के लिए होती है जो मिनिमम वैल्यू, वो 0.52 केल्विन केजी पर मोल। इसी तरीके से जो मैक्सिमम केबी की वैल्यू होती है 5.02 केल्विन केजी पर मोल। याद रखने का कैसे तरीका है, जो केबी था ना यहाँ पे मिनिमम, इसमें दशमलव राइट साइड में शिफ्ट कर लीजिए तो मैक्सिमम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 0.52 है, यहाँ पे 5 पॉइंट लगभग 2 है, अरे कुछ 5 पॉइंट ऐसा कुछ समथिंग जैसा आ रहा है ना, 5.02 आ रहा है, लेकिन ये पे डेसिमल सिर्फ आप शिफ्ट कर लीजिए। याद करने का ये तरीका है। मिनिमम वैल्यू वाटर के लिए, केबी की मिनिमम वैल्यू किसके लिए आती है, वाटर के लिए कितना, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम ये मैक्सिमम वैल्यू देखें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए केबी की वैल्यू आती है कितना था, 5.02 केल्विन केजी पर मोल। तो दो टॉपिक का कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट में भी कमी आ जाती है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट में तो एलिवेशन हो गया था, बढ़ गया था बॉइलिंग पॉइंट, एक्सपेक्टेड से बढ़ गया था, यहाँ एक्सपेक्टेड से कम हो जाएगा, इसी को कहेंगे डिप्रेशन, कमी। ठीक है, तो अब हम बात करने वाला डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। एक्चुअल में देखिए अब पहले समझ लें फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या था, वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए जिस टेम्परेचर पे, उसी को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरीके से एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, किसी चीज का जमना, जब सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाए, जिस टेम्परेचर पे ऐसा काम हो कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा हो, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, अब चलिए अब इसी चीज को हम देख लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट एट द टेम्परेचर एट विच सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ अ सबस्टेंस आर इन द इक्विलिब्रियम दैट इज हैविंग द सेम वेपर प्रेशर। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो उनका वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा वहां पे। अब हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन, इसको TF से डिनोट कर रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट किसी टेम्परेचर की तो बात कर रहे थे, इसी वजह से यहाँ पे F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, T फॉर टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन एंड अ सॉलिड सॉल्वेंट बिकम इक्वल नोन एज अ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए कितना स्मार्टली लिखा जा रहा है यहाँ पे, वेपर प्रेशर किसका, लिक्विड सोल्यूशन का। जो लिक्विड सोल्यूशन, क्योंकि उसी में तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप मिलाए हैं, लेकिन जो सॉलिड है वो किसका, सॉल्वेंट का। ये आपस में जब इक्वल हो जाए, इक्वल होने का मतलब इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो वो जिस टेम्परेचर पे ऐसा काम हो रहा है उसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। कुछ ना समझ में आए तो ये ध्यान रखिए, लिक्विड सोल्यूशन और सॉलिड सॉल्वेंट, यही गलती मत कर दीजिएगा, सॉलिड सोल्यूशन मत लिख दीजिएगा, सॉलिड सॉल्वेंट की बात हो रही है और लिक्विड सोल्यूशन की बात हो रही है। अगर इनमें इक्विलिब्रियम आ जाए तो जिस टेम्परेचर पे ये ऐसा काम हो उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो क्या वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। एक ही लाइन को पकड़ के बैठ जाइए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया तो वेपर प्रेशर में आएगी कमी। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कवर करेगा और वो खुद वेपराइज होगा नहीं, तो जो वेपराइज होने वाला है यानी कि जो सॉल्वेंट है उसको वेपराइज होने के लिए कम सरफेस एरिया मिलेगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा, तो उसके लिए आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा था। अब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए देखिए कैसे इसमें इफेक्ट्स होगा। When non-volatile solute is added to a pure solvent, then vapor pressure decreases। यहां तक लाइन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। Now vapor pressure of a solution become equal to vapor pressure of solid solvent at a lower temperature। अब एक बात बताइए, क्या वेपर प्रेशर में कमी आ गई है, वेपर में कन्वर्ट कम हो रहा है, तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट ज्यादा होगा। फिर से सुनिए, क्या कोई चीज लिक्विड से गैस में ज़्यादा कम जा रही है तो उसके गैस से लिक्विड होने में या लिक्विड से सॉलिड होने में चांसेस ज़्यादा होंगे, तो यही तो कह रहे हैं। तो सोल्यूशन बिकम इक्वल प्रेशर टू अ सॉलिड सॉल्वेंट एट अ लोअर टेम्परेचर, उससे भी कम टेम्परेचर पे वो क्या होता है,
सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। दैट्स वाई फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज। इस वजह से जो काम पहले थोड़े से ज़्यादा टेम्परेचर पे हो रहा था, अब वो काम और कम टेम्परेचर पे हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट। इसके पहले क्या लिए थे? पहले सोल्यूशन, देखिए इधर हम कहाँ बात किए? हाँ, इधर ही बात किए। देखिए यहाँ पे पहले सोल्यूशन लिया गया है, बाद में सॉल्वेंट लिया गया है, ठीक। लेकिन इधर क्या ले रहे हैं हम? ये रहा पहले सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, फिर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो यही आपको सिर्फ ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूले। देखिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, और यहीं पे अगर मैं डेल्टा टी बी लिखता तो टी बी माइनस टी नॉट बी। क्या बात क्लियर हो रही है? तो बिल्कुल ऐसे ही ध्यान रखिए दोनों चीज़ों को। अब देखिए डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, फिर वही सारी बातें। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा वो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए रोकेगा। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, तो लिक्विड से लिक्विड रह जाएगा, या फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो और कम टेम्परेचर पे ये काम हो जाएगा। मोलिलिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलिलिटी ऑफ सोल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या पीछे वाला भी था? तो यहाँ पे भी अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो जिसको हम के एफ कहते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या फिर बहुत ठंडे चीज के लिए क्रायो वर्ड आ जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन वगैरह कुछ तो सुने होंगे ऐसा। तो इसी वजह से ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आ गया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यहाँ पे भी अगर 1 मोलर सोल्यूशन के लिए बात करें तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ हो जाएगा, क्योंकि ये मोलरिटी क्या हो गई है? 1 हो गई है। यूनिट क्या होगा? सेम, केल्विन केजी पर मोल, डिग्री केजी पर मोल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसके पहले क्या हुआ तो करता था के बी इक्वल टू एम आर टी नॉट बी स्क्वायर बाई 1000 इंटू डेल्टा एच, वहाँ पे वेपोराइजेशन था। यहाँ पे ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये यहाँ पे फ्यूजन है। फ्यूजन मतलब आपस में जुड़ना, चीज़ों का आपस में फ्यूज हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब इससे देखिए लेटेंट हीट ऑफ, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, तो ये डेल्टा एच बाई मॉलिकुलर वेट, तो इसी से चेंज करके ये अगला वाला फॉर्मूला ये डिराइव हो गया है। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि लेटेंट हीट इक्वल टू डेल्टा एच बाई मॉलिकुलर वेट होता है, तो यहाँ से डेल्टा एच और ये मॉलिकुलर वेट, इसी को तो चेंज कर दिया गया लेटेंट हीट से। इसमें भी सेम वही चीज़, डेल्टा टी नॉट एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। टी नॉट किसके लिए? प्योर फॉर्म सॉल्वेंट के लिए। डेल्टा एच फ्यूजन क्या? हीट या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। एल एफ क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक। अब देखिए यहीं पे अब जितना काम का कितना चीज़ है, ये देखिए ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना ये फॉर्मूले बहुत ही काम के हैं। डेल्टा टी एफ की बात करेंगे, अगर डेल्टा टी एफ की बात करेंगे तो के एफ इंटू मोलिलिटी। अगर मोलिलिटी को चेंज कर दें तो मोलिलिटी इक्वल टू होता क्या था? देखिए तो मोलिलिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता था, और यही तो होता था। अगर इसको हम ग्राम में लें तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते थे, ऐसा यही तो था। देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट, इसी को बी किसके लिए हम मान चुके हैं? सॉल्यूट के लिए। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या ये मोल निकल गया? अरे मोल तो याद होगा ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वही लिखा हुआ है। अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। बस यही तो चीज़ है। यही चीज़ देखिए डेल्टा टी बी के लिए भी है, के बी इंटू मोलिलिटी। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, यम को सिर्फ चेंज कर लीजिए, यानी ये छोटू सा फॉर्मूला याद रखिए, छोटू को याद कर लीजिए, बड़े ही काम का चीज़ है ये छोटू। इसी से मोलिलिटी को फिर आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम के बी के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड किए थे, इसी वजह से के एफ के लिए भी मिनिमम और मैक्सिमम देख लीजिए। देखिए के एफ मिनिमम 1.86 केल्विन केजी पर मोल होता है, किसके लिए? वाटर के लिए। सर इसका मतलब के एफ की वैल्यू मिनिमम वाटर के लिए, के बी की वैल्यू भी मिनिमम वाटर के लिए। हाँ बिल्कुल, ये वैल्यू अलग अलग है, लेकिन के बी मिनिमम वाटर के लिए होता है, के एफ मिनिमम ये भी वाटर के लिए होता है। क्या बात क्लियर है? लेकिन के बी मैक्सिमम किसके लिए था?
कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के लिए। लेकिन यहाँ पे KF मैक्सिमम किसके लिए है? कैम्फर के लिए, कपूर के लिए है। ये कितना होता है? लगभग 40 होता है, 39.7 केल्विन kg पर मोल। ये किसके लिए होता है? कैम्फर के लिए। अच्छा, यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। जहाँ पे वेरिएशन चेंज बहुत ज़्यादा होता है, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना बहुत आसान है। जैसे मैं आपको कुछ ऐसे पैरामीटर दे दे रहा हूँ, जैसे एक स्केल दे दिया मैं आपको, एक स्केल दे दिया जिसमें छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट बनाए गए हैं। एक बहुत छोटा सा स्केल दे दिया, उसमें भी छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए कि 10 पॉइंट बनाने हैं। एक आपको दे दिया गया, ऐसे मान लेते हैं 1 मीटर का स्केल जिसमें 10 पॉइंट है। एक आपको दे दिया गया, ऐसा समझिए 1 सेंटीमीटर का स्केल जिसमें 10 पॉइंट है। तो कहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी? जहाँ पे वैल्यू का चेंज ज़्यादा है वहाँ पे बिल्कुल आप एक्यूरेट चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जब वैल्यू का चेंज ज़्यादा होता है ना, तो मेजर करने में जो एरर आता है वो कम आता है। क्या बात क्लियर हुई? जैसे मान लेते हैं 1 से 2 के बीच में जाना है, इसी में 100 पार्ट आप डिवाइड करेंगे तो हो सकता है कि 1-2 आपस में ओवरलैप कर जाएं। लेकिन कोई खूब बहुत बड़ा है जो पहले से ही 100 है, उसको 100 पार्ट में कर, मान लेते हैं 1 से 2 के बीच में जाना, उसको 100 पार्ट में डिवाइड करिए। 1 से 100 के बीच में जाना, उसको 100 पार्ट में डिवाइड करिए। तो एक्यूरेसी 1 से 100 में जाने वाले में 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आएगी ना। तो उसी की बात हो रही है। तो इसी वजह से ये लाइन आ गई आगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ मोर कन्वीनियंट मेथड देन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टू डिटरमाइन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। एक्चुअल में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ही तो डिटरमाइन करना है, तो इसमें कौन ज्यादा कन्वीनियंट होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मोर कन्वीनियंट मेथड होता है। किसके लिए? टू डिटरमाइन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। क्या यहां तक बात क्लियर हुई? अब लास्ट एक देख लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले अब ऑस्मोसिस समझ लें, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में समझ लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? जब सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट का या लिक्विड का फ्लो किसी एक डायरेक्शन में हो रहा हो, तो ऐसी प्रोसेस को एक्चुअल में वाटर का, ये ऑस्मोसिस वर्ड ना वाटर के लिए आया था, कि जब वाटर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो, किस पास आउट हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। अब खुद सोच के देखिए, सॉल्वेंट देखिए, इस पहले वाले डायग्राम को देखिए, इस पहले वाले डायग्राम को देखिए, एक तरफ सॉल्यूशन है, एक तरफ सॉल्वेंट है। देखिए सॉल्वेंट है, मतलब इसमें कोई सॉल्यूट नहीं मिलाया गया था, कम गाढ़ा होगा, तो कम गाढ़ा से ज़्यादा गाढ़े की तरफ ही तो पानी बहता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, तो जैसे सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट में यहाँ पे कोई सॉल्यूट वगैरह मिलाया नहीं गया, लेकिन सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में कोई ना कोई सॉल्यूट भी मिलाया गया होगा। तो इसी वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बिल्कुल फ्री हैं, किसी के साथ बीजी नहीं है। तो अब ये देखिए SPM सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल देखिए 3 एरो दिखाया गया है जो कि राइट से लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं। अरे ये एरो जिसको मैं येलो कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो ये जो एरो दिखाए गए हैं ये बता रहा है कि सॉल्वेंट सॉल्यूट की तरफ ज़्यादा जा रहा है, लेकिन सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे नेट फ्लो का बात हुआ है। देखिए ये नेट फ्लो का बात हुआ है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सॉल्वेंट सॉल्यूट की तरफ जाएगा। अगर 2 सॉल्यूशन ले लें, अगर 2 सॉल्यूशन ही ले लें, तो दोनों सॉल्यूशन में से जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उसी का फ्लो ज़्यादा होगा। क्यों? कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब क्या हो गया, उसमें पानी ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब डाइल्यूट की जैसा है वो, तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तभी तो वही तो मूव करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन B का कम है, कॉन्सेंट्रेशन A का ज़्यादा है, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक, इस लाइन को और कैसे बोला जा सकता है, सॉल्वेंट अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा। तो जो जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट के अमाउंट ज्यादा होते हैं, तो इसी वजह से
लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की तरफ मूवमेंट होता है। अगली लाइन देख लीजिए, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज अ ऑस्मोसिस, नेट फ्लो सॉल्वेंट का। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। देखिए एक्चुअल में जो ये फ्लो है, एक्चुअल में ये जो फ्लो है इसको किसी एक्सटर्नल प्रेशर से, जैसे मान लेते हैं कि जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल दूसरे साइड जा रहे होंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से एक साइड से दूसरे साइड जा रहे होंगे, तो उधर प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे, प्रेशर बिल्डअप कर रहे होंगे। तो इस प्रेशर को अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर से रोकने की कोशिश करें तो वो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जिस पे कोई भी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ ना मूव करे, उसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी उतना ही तो वो ऑस्मोसिस की वजह से प्रेशर आ रहा होगा जितना आप एक्सटर्नल लगा के उसको रोक लिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बात क्लियर है? इसका एनसीईआरटी में एक काफी अच्छा डायग्राम दे रखा है। ठीक है, अब आइए अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन अ सोल्यूशन साइड, सोल्यूशन साइड लगाएंगे क्योंकि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल मूव कर रहा है किधर, सोल्यूशन की तरफ ही तो। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस, यानी जो ऑस्मोसिस की घटना है इसको रोकने के लिए इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, इसको रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया वो प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। या फिर एक और डिफिनेशन है, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप इन द वर्टिकल कॉलम ड्यू टू द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। एक वर्टिकल, जैसे मान लेते हैं कि इस तरीके से कोई एक कॉलम वगैरह बना, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दे रखा है, हल्का सा समझ लीजिए। अब ये सोल्यूशन में रखा हो गया, ऊपर से कोई एक प्रेशर आप ऐसे लगा रहे हैं, अब यहाँ से इसमें सोल्यूशन आ रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये है, इसमें सोल्यूशन आए, सॉल्वेंट आ रहे हैं, इसकी वजह से जो प्रेशर होगा ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। दूसरा बात समझ लीजिए, इफ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है आप तो पहले प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। जब जितने भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहे थे, अब वो आना बंद हो जाए। जैसे यहाँ देखिए, जैसे ये इधर से इधर खूब जा रहे हैं, इधर से इधर खूब जा रहे हैं, लेकिन आप इधर से प्रेशर लगा दीजिए, इतना प्रेशर कि जब ये आना बिल्कुल रुक जाए, जब ये आने बिल्कुल रुक जाए, तो उसी कंडीशन को हम क्या कह देंगे कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि प्रेशर आप इतना ज़्यादा अप्लाई कर दें कि उल्टा सॉल्यूशन से ही सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर मूव करने लगे। क्या बात क्लियर है? तो क्या ऑस्मोसिस का उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया? चलिए अब देखिए, देन फेनामेना, फिर से पढ़ देता हूं, इफ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन अ सॉल्यूशन साइड इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, देन फेनामेना ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स एंड दिस इज नोन एज अ रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को शॉर्ट फॉर्म में आरओ कहते हैं। अब आपको कुछ थोड़ा याद आ रहा होगा, आरओ पानी को फिल्टर करने के काम आता है। आरओ का पानी कुछ ऐसे बोलते रहते हैं ना, इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस की ही तो प्रोसीजर होती है। देखिए यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आरओ टेक्निक इज यूज्ड इन अ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। वांट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो कुछ आइडियल गैस या फिर आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। आइडियल होने का इतना मतलब है कि किसी के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स ना हो, चाहे वो सॉल्यूट के बीच में हो, सॉल्वेंट के बीच में हो, या फिर सॉल्यूशन के बीच में, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में हो। देयर इज अ क्लोज एनालॉजी बिटवीन डाइल्यूट सोल्यूशन एंड गैसेस, यानी जिस तरीके से गैस अपने आप को बिहेव करते हैं, क्या गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी वैलिड होता है? सॉरी, एक आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी वैलिड होता है। तो उसी तरीके से अब पीवी इक्वल टू एनआरटी यहाँ पे भी वैलिड करा सकते हैं, क्योंकि क्लोज एनालॉजी है किसके बीच में, डाइल्यूट सोल्यूशन और गैस के बीच में नहीं, डाइल्यूट सोल्यूशन, क्योंकि इसमें पानी ही पानी होगा खूब सारा। तो यहाँ पे P को पाई से रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी एक्चुअल में किसके लिए है, गैस के लिए है, लेकिन हम बात किसके लिए कर रहे हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो ये प्रेशर था, अब ये यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बन चुका है अभी भी प्रेशर, लेकिन इसका थोड़ा सा नामकरण अलग हो चुका है अब। ठीक है,
तो क्या P की जगह हम पाई रख दें तो पाई भी इज इक्वल टू nRT हो गया। तो पाई इज इक्वल टू n बाई भी, n v को इधर ले गया तो n बाई भी इंटू आर टी। अब ध्यान से देखिए, मोल अपॉन वॉल्यूम, क्या ये कॉन्सेंट्रेशन है? हाँ सर, ये तो आप बहुत पहले पढ़ाए थे। मोल अपॉन वॉल्यूम, अरे मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में पढ़े तो थे आप। तो मोल अपॉन वॉल्यूम इतने रखते थे, तो क्या इसको कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया जाए तो पाई इज इक्वल टू CRT होता है। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं कि आखिर में ये सारी यूनिट है क्या। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है, इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ा ही रहा हूँ आपको। इसको ATM में लेते हैं। C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, मोल पर लीटर होता है। गैस क्या है? गैस कांस्टेंट है। यहाँ पे लीटर एटमॉस्फेयर, क्योंकि अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को ATM में ले रहे हैं तो इसको भी लीटर ATM में लेना पड़ेगा, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन भी मोल पर लीटर में ले रहे हैं, तो सारी यूनिट SI में होनी चाहिए। तो यहाँ पे लीटर ATM पर केल्विन पर मोल में बात हो रही है, और टेम्परेचर किस में लेंगे? केल्विन में, हमेशा की तरह केल्विन में ले लेंगे। क्या बात क्लियर है? तो ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, एक होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये सारे रिलेटिव टर्म है। अगर दो सोल्यूशन में कंपेयर कर रहे हैं, अगर दोनों सोल्यूशन की अगर हम बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, तो वो कैसे हैं? आइसोटोनिक सोल्यूशन है। अगर किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा है वो हाइपरटोनिक नहीं कहते हैं कि ज़्यादा हाइपर मत होइए, मतलब किसी चीज़ में बढ़ा चढ़ा के मत रखिए किसी चीज़ को, ठीक है। तो मतलब किसी चीज़ का एक लेवल से ज़्यादा होना, उसको कहते हैं हाइपर। तो जब किसी, जैसे मान लेते हैं कि पाई 1 पाई 2 से ज़्यादा है, तो पाई 1 पाई 2 के रिस्पेक्ट में क्या है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। वही पाई 2 और पाई 1 के रिस्पेक्ट में क्या है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो मतलब होता है लोअर, कम। चलिए अब ये सारी बातें देख लेते हैं। टू सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज अ ऑस्मोटिक सोल्यूशन, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, जैसे पाई 1 पाई 2 ये आपस में बराबर हो। यही प्राइमरी कंडीशन है आइसोटोनिक सोल्यूशन की। कई सारी बुक में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर लिख दिया जाता है, ये भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि R और T दोनों तो कांस्टेंट होंगे। वो गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, गैस तो खुद ही गैस का एक कांस्टेंट है। और ये टेम्परेचर जब भी ऑब्जर्वेशन होगा तो किसी गिवन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर है, जिस भी टेम्परेचर में कर रहे होंगे तो गिवन टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट होगा। तो C1 C2 के बराबर होगा, ये एक सेकेंडरी कंडीशन। तो प्राइमरी कंडीशन क्या है? पाई 1 पाई 2 के बराबर होना चाहिए। किसके लिए? आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए। चलिए हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। चलिए एज्यूम करते हैं ये गिवन है, सोल्यूशन A इज अ हाइपरटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू A। तो इसका क्या मतलब हुआ कि A अगर हाइपर है तो मतलब पाई 1 की वैल्यू ज्यादा है किससे? पाई 2 से। सीधी सी बात है बस। अब देखिए, फॉर इजी कैलकुलेशन आपको ये कैलकुलेशन के बार बार आते रहेगा, पाई इज इक्वल टू CRT आते रहेगा, तो कॉन्स्टेंट RT को क्यों ना कैलकुलेट करके रख लें। ये ऐसे समझ लीजिए 24.5 होता है, 24.5, ठीक है। 24 कैरेट का गोल्ड होता है ना, 24.6 ये एग्जैक्ट में ये वैल्यू होती है, क्योंकि इन जनरल 25 डिग्री या फिर 27 डिग्री, 25 या 27 डिग्री टेम्परेचर पे दिया रहता है। रूम टेम्परेचर पे ही तो कोई भी कैलकुलेशन वगैरह आप करते हैं। तो यहाँ पे जैसे RT की वैल्यू, R क्या हो गया? 0.082 इंटू, अगर 25 डिग्री है तो 298 केल्विन, और अगर 27 डिग्री है तो 300 केल्विन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 24.6 लीटर एटमॉस्फेयर के बराबर आएगा। क्या बात क्लियर है? तो ये कैलकुलेशन में आसानी होगी, नहीं चाहे तो मत याद करिए, अगर इजी कैलकुलेशन करना है तो ये थोड़ा सा। चलिए अब एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर RBC को नॉर्मल सैलाइन सोल्यूशन में रखें तो क्या होगा? नॉर्मल मतलब जो RBC का, जैसे मान लेते हैं ये RBC है और ये सोल्यूशन है, ये बाहर सोल्यूशन है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन, क्या RBC के पास ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा यही अगर बाहर भी होगा तभी तो नॉर्मल सैलाइन सोल्यूशन कहेंगे। यानी जो कॉन्सेंट्रेशन RBC के अंदर है वही कॉन्सेंट्रेशन अगर सोल्यूशन का भी है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
आरबीसी ना तो फूलेगी ना तो पचकेगी, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन मोर देन नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन, आरबीसी को जिसमें आप डाल रहे हैं अगर कॉन्सेंट्रेशन मोर हो, मतलब गाढ़ा हो, किससे, जो नॉर्मल सेलाइन से, तो आरबीसी से अगर ये बाहर का गाढ़ा है तो इसमें से निकल के बाहर जाएंगे। देखिए अगर ये होगा तो इसमें से सॉल्वेंट के पार्टिकल, वाटर निकल के बाहर जाएगा, तो आरबीसी क्या होगी, श्रिंक होगी। अरे आरबीसी से वाटर का अमाउंट बाहर जाएगा तो आरबीसी सिकुड़ेगी ना, तो आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। लेकिन अगर एक ऐसा केस ले लिया जाए कि कॉन्सेंट्रेशन लेजर देन नॉर्मल सेलाइन, अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, ये कंडीशन आ गई इसके लिए। अब एक कंडीशन हम ले लेते हैं दूसरे के लिए, जैसे ये आरबीसी हो गई, अब ये मान लीजिए बाहर में भरा हुआ है और इसमें भरा हुआ है, अगर ये अंदर जा रहा है, ये कंडीशन इसकी आ गई। बाहर का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है नॉर्मल सेलाइन से, तो आरबीसी में वाटर के अमाउंट जाने लगेंगे, तो आरबीसी क्या करेगी, स्वेल अप कर जाएगी। तो यहाँ तक आपका ये था पूरा का पूरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि आप आज क्या क्या पढ़े हैं। एक्चुअल में देखिए आप कुछ पढ़े ही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मत रखिए, बस कुछ बातें ध्यान रखिए। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन, क्यों, क्योंकि ये आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करे। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नंबर पे, ना ही कि सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली ये सारी बातें नंबर ऑफ सॉल्यूट से ही रिलेशन रख रही हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती हैं, 4 टाइप की, रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर, ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन हुआ, जो एक्सपेक्टेड से बढ़ा, उसी को हम क्या कहते हैं, पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में वेपर प्रेशर जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से जो वेपर प्रेशर कम बना, उसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम क्या कर रहे थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वेपर प्रेशर कम बना, तो बॉयल एक तरीके से कम हुआ, यानी वेपर में वो कम कन्वर्ट हुआ। तो जो बॉइलिंग पॉइंट में एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आया, ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल हुआ, उसको हम कहते हैं एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। किसकी वजह से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। इसके लिए ये सारे फॉर्मूले होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक, चलिए हाँ, अब बात करते हैं डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी आई, उसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिलाने से। अब हम बात कर लेते हैं इसमें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब ये सारे फॉर्मूले देखिए यहाँ पे एक जगह लिखे हुए हैं, यहीं पे ध्यान रख लीजिए। अब तक का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप ध्यान ही रख लीजिए। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में भी अब बात कर ही ली हम लोग। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, पाई इक्वल टू CRT। क्या बात क्लियर है? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये सारी बातें एक केस भी लेके आरबीसी के रिस्पेक्ट में केस भी लेके डिस्कस कर लिया गया। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना तसल्ली से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपका लगभग 90% सोल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है, वहाँ पे वांट हैव फैक्टर वगैरह इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें डिस्कस करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अभी मानिए लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो अब सारे लेक्चर को रिवाइज कर लीजिए, वीडियो के साथ ही अब नोट्स बना लिया करिए। इस पे नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, जितना आज पढ़े आप इसमें हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खूब सारा पढ़ते रहिए। बाय।